देखो हेडिंग लिखो, चैप्टर का नाम आप लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाता हूं। ये चैप्टर एक्चुअली क्लास 9 में स्टार्ट हो गया था आप लोगों के। 9 में एक पार्ट इसका मिला था आपको, उसका नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट आई विल कंसीडर कि आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है, एकदम बिगिनिंग, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो आप लोग, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, बोर्ड पर देखना, फॉर्म, FORM, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखो यहां AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म AX, लिखते भी जाओ, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो एक ही बात, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म AX plus by plus c is equals to 0 where a comma b comma c are real numbers and a square plus b square not equal to 0 and a square plus b square not equal to 0 is called linear equation in two variable, is called linear equation in two variable. Any equation of the form AX plus BY plus C is equals to 0 where a comma b comma c are a real number and a square plus b square not equal to 0 is called linear equation in two variable. ठीक है, आओ थोड़ा समझते हैं इसको कि क्या बोलना चाह रहा है ये। आपके पास कोई भी अगर ऐसा इक्वेशन होता है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट का, कहने का मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। देखो 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, यह सपोज करो कि x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर में दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो और दोनों वेरिएबल का पावर कितना हो 1, उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, नहीं, ए और बी देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, आर रियल नंबर्स। मैंने पहले ही बोल दिया कि ए बी सी ये तीनों का तीनों नंबर होना चाहिए, ये तीनों कभी भी वेरिएबल नहीं होगा। अलग अलग इक्वेशन में हो सकता है कि एबीसी का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन वेरिएबल कभी नहीं होगा जनरली। हाँ, इसके कोफिशिएंट में z, हाँ 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 हाँ, आराम से ऐसा भी हो सकता है। देखो 2y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही बोलेंगे हम लोग। बस इसमें क्या है कि वेरिएबल्स आर x एंड y, उसमें क्या है कि वेरिएबल्स आर y एंड z। ठीक है, लेकिन इन जनरल इस वाले फॉर्मेट को ही हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जनरली x और y जो है वो हमेशा हमारे लिए वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा, a b और c जो है वो हमेशा हम लोग के लिए किसके तरह एक्ट करेगा, कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और a b और c पे एक और कंडीशन है इंपॉर्टेंट, देखो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, इसको तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलने में कोई परेशानी नहीं आ रहा होगा। a आपका क्या हो गया 2, b आपका क्या हो गया 5 और c क्या हो गया आपका 7। इसमें a क्या हो गया आपका 1, b क्या हो गया आपका अगेन 1 और c क्या हो गया आपका 3। आ रहा होगा समझ में। लेकिन सपोज करो कि आप कुछ ऐसा एग्जांपल देखो कि 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हो? आंसर इसकी एक झलक में तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर जबरदस्ती चाहें तो हम इसको कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, थोड़ा बहला फुसला के इसको ऐसा कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल पाएंगे। ये सिचुएशन मेरे को चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस। ठीक है, ये सपोज कर कभी ऐसा है कि 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो इसको देख के आपको ऐसा लग सकता है कि ओके सर दिस इज तो नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है। बट आप इसको भी थोड़ा बहला फुसला के भटका सकते हो एंड यू कैन राइट कि 0 इंटू एक्स प्लस लेट से 3 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर ये वाला कौन सा रूप ले लिया इसने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। लेकिन अगर ऐसा होना कि मान लो कि 5 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, ये नहीं चलेगा मेरे को। ठीक है,
इन दोनों में से x और y में से किसी सिचुएशन में अगर एक बंदा गायब भी रहा ना तो भी आप उसके बगल में जीरो चिपका के सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहां से मान लो कि x गायब है तो आप जीरो चिपका के सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन x और y दोनों ही अगर गायब है फिर इस सिचुएशन को आप ठीक नहीं कर सकते। इस वाले बात का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है कि 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस मान लो कि 5 इज इक्वल टू 0, ये नॉनसेंस चीज, और ये हो भी नहीं सकता। सोच के देखो 5 इक्वल टू 0 कैसे हो पाएगा? आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? तो फिर से थोड़ा सुनो और सोचो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा आपके लिए? तो आपके लिए मीनिंग होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वाले फॉर्मेट को हम हमेशा क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर a, b, c क्या होगा आपके लिए? कांस्टेंट या रियल नंबर, और x और y क्या होगा आपके लिए? वेरिएबल। x और y क्या होगा आपके लिए? वेरिएबल। a और b और c होगा तो रियल नंबर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि a और b ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता किसी एक इक्वेशन। अगर ये दोनों एक साथ जीरो हो गया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो एक साथ जीरो नहीं हो सकता ना, इसी को मैथमेटिकली लिखने का तरीका है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया ना तो उससे फिर आगे सॉल्व करने पे आता है कि a भी 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम a और b को एक साथ जीरो नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी अगर आपसे पूछे आज के बाद में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप बोलिएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां a, b, c क्या होगा? कांस्टेंट या रियल नंबर्स, और x और y क्या होगा? वेरिएबल। और a b c पे क्या कंडीशन है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये अगर आपको वर्ड्स में बोलना है ना तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि a एंड b कैन नॉट बी 0 टुगेदर, या a एंड b कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। एक सिचुएशन में a और b में से कोई एक आदमी 0 हो जाएगा ना, वो चीज अपने को चलेगा। यहाँ पे b 0 हो गया, यहाँ पे a 0 हो गया, लेकिन a b एक साथ 0 हो गया तो वो चीज अपने को नहीं चलेगा। आया बात समझ? इस चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई डाउट है यहाँ तक भी कि क्लियर है सब कुछ? चल सकते हैं आगे। अब कुछ स्लाइड्स है, जस्ट एक बार रीड कर लो आप लोग, समझा तो मैंने सारा दिया, पढ़ो इसको एक बार। डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप देख सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन जो भी बोलो, ए को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म, या फिर फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई। आगे देखो, ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी चलेगा, बट ए एंड बी कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली 0। साइमल्टेनियसली 0 मतलब एक साथ 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ए एंड बी कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली 0, इसको आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसी का मतलब है कि ए एंड बी कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली 0। आया बात समझ? चले आगे यहां से। ओके, हाँ, मैं इस पे ना टू बी ऑनेस्ट बहस नहीं करना चाहता हूं। ठीक है मतलब फिर 5 मिनट चला जाएगा उसमें, और उसका कोई रेलेवेंस अभी आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये बोलते हो तो चलो एक बार ट्राई कर लेता हूं। आप सोच के देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं 0 लेना चाहूं, अगर मैं इसको 0 करना चाहूं, तो सिंस ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो ये भविष्य में हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और ये भी एक स्क्वायर क्वांटिटी है तो ये भी भविष्य में हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बाद में आप सपना देख रहे हैं कि आपका आंसर 0 हो जाए। ठीक है, तो ये बस एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है, जब आपका पहला नंबर खुद भी 0 हो एंड दूसरा नंबर खुद भी 0 हो। इसके अलावा आप अगर ए और बी का कोई भी वैल्यू चूज करेंगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 0 नहीं आएगा। आया बात समझ? तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो गया तो दैट मीन्स कि ए 0 बी 0 दोनों 0 होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि ए और बी को एक साथ 0 करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, इसीलिए मैंने बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब हाँ, यहां पर अगर सपोज करो कि आप ए प्लस बी इक्वल टू 0 वाला बात लिखोगे तो इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ये कुछ मतलब ढंग से रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 तो कोई भी नंबर के लिए हो सकता है, ये 5 वो -5 जोड़ के 0 हो जाएगा, तो ये आपको किसी कंडीशन पे लीड नहीं करेगा। लेकिन स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो वो आपको कंडीशन पे लीड करेगा। बाकी अगेन आई विल से ये वाला पेज आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए बस एक बात इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन ऐसा होगा जिसके साथ में ये कंडीशन हमेशा अटैच्ड रहेगा। अगर ये कंडीशन भूल जाते हो तो वर्ड्स में बोल देना आप कि ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकता। ए 0 होगा, बी कोई नंबर होगा, मेरे को पोसाएगा, ए कोई नंबर होगा, बी 0 होगा, मेरे को वो भी पोसाएगा, लेकिन ए 0 और बी 0 एक साथ मेरे को नहीं पोसाएगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन रहेगा ही। ठीक है, चलूं आगे चलूं। ये पेज में कोई डाउट हो? नहीं। अगले पेज में देखो, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, जैसे मैंने आपको शो किया था कि अगर ए कोई नंबर रहता और बी 0 हो जाता तो इक्वेशन आपका ओवरऑल ऐसा दिखाई देगा जिसमें बी वाला पार्ट क्या रहेगा? 0।
फिर मान लो कि अगर a 0 हो जाए, b नॉन जीरो रहे तो इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा, जिसको आप आगे चल के इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। a b दोनों नॉन जीरो रहा, लेट्स से c 0 हो गया, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x और y तो जिंदा है ही, ठीक है। और लास्टली अगर तीनों नॉन जीरो रहे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। चलो आगे यहां से एक बार मेरे को और बता दो आप पहले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होगा। ax plus by plus c is equals to 0 where a comma b comma c are constants and x comma y are variable और a square plus b square not equal to 0। इस लाइन से हम क्या बतलाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं कि a and b cannot be zero together, ये cannot be simultaneously zero। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाले बात पे फोकस करते हैं। लिखो आप लोग भी लिखो, नोट graph of a linear equation in two variable, graph of a linear equation in two variable is always a straight line। graph of a linear equation in two variable is always a straight line। graph of a linear equation in two variable is always a straight line। graph of a linear equation in two variable is always a straight line। अच्छा, इस बात पे विश्वास है आप लोगों को, ये विश्वास नहीं है? होना तो चाहिए वैसे विश्वास, लेकिन अगर विश्वास नहीं भी है तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं कि प्लॉट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और इसको प्लॉट करने के बाद में जो भी आएगा उस सिचुएशन को तो ट्रू मान सकते हैं हम लोग। और ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है? इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? आई थिंक यस, देयर आर टू वेरिएबल्स और दोनों का पावर कितना है 1 1, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने का मन हो तो आपको याद होगा कि तरीका क्या होता था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यहां से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा 5 माइनस एक्स, और फिर आप साइड में एक डब्बा बना लीजिए। याद है एक डब्बा बनाना होता था ऐसे, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होने से भी होगा। डब्बे के अंदर में क्या क्या फिल करते थे हम बताओ? हम x फिल करते थे और y फिल करते थे। x का वैल्यूज हम खुद ही कुछ भी ले लेते थे जो मन में आया, तो हम ले लेते हैं, मान लो कि 1 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो। x को 1 यूज करोगे तो y कितना आएगा, x को 2 यूज करोगे तो 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, और x को 3 यूज करोगे तो 5 माइनस 3 कितना आएगा 2। ये ओवरऑल आपका एक पॉइंट हो गया x, y, ये ओवरऑल आपका दूसरा पॉइंट हो गया x, y, और ये ओवरऑल आपका तीसरा पॉइंट हो गया x, y। तो a का कोऑर्डिनेट्स बताओ मेरे को एक बार, क्या आ रहा है यहाँ पे 1, 4, b का कोऑर्डिनेट्स बताओ और c का कोऑर्डिनेट्स बताओ 3, 2। अब चलो अगले पेज पे इसको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, सोचना। ये मान लो कि हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया सपोज करो कि मेरा x एक्सिस, ठीक है। अब मेरे को x एक्सिस पे कहां तक का वैल्यू चाहिए होगा, 1 2 3 ही चाहिए, तो मैं एट मैक्स 4 तक ले लेता हूं, 1 2 3 4। और y पे कहां तक चाहिए, 5 तक लेने से चल जाएगा, मैक्सिमम 4 चाहिए, तो 1 2 3 और 4, और एक और ले लो, चलो 5, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है आपका 1, 4, तो आप गेस करो कि ये कहां लोकेटेड होगा, x में 1 y में 4, यहां होगा शायद से, इसको कह देते हैं e, चलेगा। दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 2 और 3 यूनिट ऊपर, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये हो गया आपका b, और c क्या है आपका 3, 2, तो 3 यूनिट और ऐसे, ये c हो गया आपका। अब इन सारे आए हुए पॉइंट्स को आप क्या करो कि आप फ्री हैंड से, मतलब मैं तो फ्री हैंड से करूंगा, आपके पास में स्केल वगैरह होगा, आप स्केल के हेल्प से इसको जोड़ दो, ठीक है, ऐसे। तो यू विल फाइंड कि इन तीनों पॉइंट से निकलने वाला जो ज्योमेट्रिक फिगर है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में आपके पास में आएगा, ठीक है। और इस बात से ये वाला चीज जो है वो प्रूफ हो जाता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब कभी भी आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे बाय द हेल्प ऑफ दिस डब्बा मेथड, ठीक है, तो हमेशा जो ग्राफ का शेप निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा निकल के आएगा बताओ, स्ट्रेट लाइन। लिखो इस बात को, ग्राफ ऑफ, अच्छा लिख लिया क्या इसको, ठीक है, इसको लिखना हो गया। प्लॉटिंग चाहो तो कर लो इसको, आप लोग लिख लो इसका सोल्यूशन आप लोग। चलो अगला पेज कॉपी कर लो इसको। ये हो गया होगा सबका, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है हेडिंग आप लोग का, ये लिखने का जरूरत नहीं, ये बस समझना है हम लोग को, समझ के आगे चलेंगे, ठीक है। ये बोलता है कि मीनिंग ऑफ सोल्यूशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है
मैं आपसे यहाँ डिस्कस करता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मेरे पास में मैं बहुत सारा पेयर ऑफ x और y का वैल्यू अभी लिखता हूँ। हाँ, जैसे सपोज करो कि 1,2, 1,4, 0,5, 3,6, 8,-3, ठीक है, 2,3, 7, लेट्स से -2, ठीक है, 9, -4, 4, -9, 1,4 तो लिख लिया जब 4,1, ये बहुत सारा पॉइंट मैंने लिखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन का इन सारे पॉइंट्स में से सोल्यूशन कौन कौन होगा, इस इक्वेशन का इन सारे पॉइंट्स में से सोल्यूशन कौन कौन होगा, तो आपको ये जज करना है कि जो जो एक्स और वाई का वैल्यू इस इक्वेशन में डालने से LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, ऑल दोज पेयर्स विल बी सोल्यूशन, और जो जो वैल्यू डालने से LHS इक्वल्स टू RHS नहीं होगा वो लोग सोल्यूशन नहीं होगा। अब आप बताओ कि 1,2 डालने से नहीं होगा तो ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट योर सोल्यूशन। ये डालने से ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला श्योर नहीं है, -5 आएगा, ये वाला आया, बात समझ पक्का। इस स्लाइड को भी एक बार रीड करो आप लोग, फिर बात करता हूं। कोई भी वैल्यू जो RHS और RHS को सेटिस्फाई करता है, वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। देखो, आइडिया ये कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन होगा, ठीक है, ऐसा कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू का पेयर जो उस इक्वेशन के LHS RHS को कर दे सेम, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो उस इक्वेशन को क्या कर दे सेटिस्फाई, उसको उस इक्वेशन का सोल्यूशन माना जाएगा। और जो एक्स और वाई का वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर पाए वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। तो जो जो सेटिस्फाई करेगा वो सारा सोल्यूशन होगा, और जो जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो सारा सोल्यूशन नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहीं से एविडेंट है, यहीं से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए देयर कैन बी इनफाइनाइट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इट। कुछ तो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किया आप लोग के लिए, और भी बहुत सारा हम बना सकते हैं। आया बात समझ? गिव मी 2 एग्जांपल्स जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, स्टिल इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। बोलो। 10, -5, और बताओ। 5, 0, -2 और 7, हाँ चलेगा। 20, -15, मतलब ऐसा अपना बोलते जाओगे, पूरा क्लास निकल जाएगा लेकिन सॉल्यूशंस खत्म नहीं होगा, ठीक है। एंड हेंस वी कैन से कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पास में हमेशा कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन का मीनिंग है ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या कर दे सेटिस्फाई, या उस इक्वेशन का LHS और RHS को क्या कर दे सेम, LHS और RHS को क्या कर दे इक्वल। क्लियर है मेरे ख्याल में? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट आप लोग इस क्वेश्चन को देखो और मेरे को आंसर बताने का ट्राई करो एक बार फटाफट। ठीक, चलो ठीक है। देखो, फर्स्ट वाला सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 डालोगे तो -4 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। ये वाला डालोगे तो यहाँ 2 वहां 0, तो ओवरऑल 2 ही आ रहा है। अगेन ये वाला डालोगे तो यहाँ 4 वहां 0, तो 4 - 0 का वैल्यू 4, तो ये लग रहा है कि सेटिस्फाई कर देगा। और ये वाला 1 - 2 ओवरऑल -1 आएगा, तो मेरे ख्याल में सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है और बाकी लोग सोल्यूशन नहीं। ठीक है, अब मेरे को वापस से आप बिगिनिंग से एक बार बताओ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। चैप्टर का नाम क्या है आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले हम अपना जान पहचान बढ़ा रहे हैं किसके साथ में? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ में। पेयर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी किससे जान पहचान बना रहे हैं बताओ? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और क्या एडिशनल कंडीशंस है? a, b, c आर रियल नंबर्स, x एंड y आर वेरिएबल्स, एंड a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका ग्राफ जब कभी भी कोई भी विद्यार्थी या कोई भी टीचर प्लॉट करेगा तो उसको कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके सोल्यूशन का मीनिंग क्या है? इसके सोल्यूशन का मीनिंग है ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू जिसको डालने पे LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, ये जिसको डालने पे ये इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। जिसको डालने पे ये इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। किसी भी एक इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा कितना ऐसा सेटिस्फाई होने वाला वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? इनफाइनाइट।
तो सोल्यूशन का मतलब ऐसा एक्स और वाई जो इसको कर दे सेटिस्फाई। किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितना सोल्यूशन होगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। कितना सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ओके, तो यहां तक मेरे ख्याल में सारा चीज 100% क्लियर। अब हम चलते हैं अपनी मेन सामान की तरफ, जो हमको एज अ चैप्टर पढ़ना भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आप देख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ पे वर्ड आया पेयर, तो चीज से बहुत ही वेल ऑब्वियस है। वेल ऑब्वियस है इन द सेंस कि जैसे अगर आप बोलोगे कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर ऐसा दो इक्वेशन एक साथ हो आपके पास में, एक सपोज करो कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मान लो कि 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको क्या बोलोगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका अगर मेरे को जनरल फॉर्मेट चाहिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। उसका जनरल फॉर्मेट लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो कि ABC को तो दोनों इक्वेशन में सेम नहीं मान सकते, फिर तो सेम सेम इक्वेशन हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा क्या चेंज करना पड़ेगा वहां पर। आई विल हैव टू राइट लाइक दिस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का अगर एक इक्वेशन होगा आपके पास में, तो उसको बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस टाइप का दो इक्वेशन अगर एक साथ होगा आपके पास में, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर से बताओ क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई कंफ्यूजन यहां तक? 100% क्लियर? पक्का? चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो पहले एक बार कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस टू लीनियर इक्वेशन टेकन टुगेदर। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखने में कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, और आप ABC का वैल्यू कैपिटल से लिखो, स्मॉल से लिखो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग एक ही। क्या यहां तक हर चीज क्लियर हुआ? लिखो, कॉपी में लिखो, हेडिंग लिखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें लिखो, इट मीन्स टू लीनियर इक्वेशन टेकन टुगेदर। It means two linear equation taken together. It means two linear equation taken together. ठीक है? It means two linear equation taken together. नीचे लिखो, its standard form will be, its standard form will be, its standard form will be, ये कॉपी कर लो आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। चलेगा यहां तक? ओके, इसके आगे एक चीज है जो मैं पहले समझा देता हूं, फिर अपन स्लाइड देखें। मान लो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है, और एक जगह पे सपोज करो आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लेट से 3 या 7 कुछ भी दे, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बताओ मेरे को, तो क्या जवाब दोगे बताओ? धीरे 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 धीरे। एक तो मैं सुन रहा हूं आप लोगों के मुंह से 2 3, और बताओ 4 1, और बताओ 0 5 5 0, और बताओ -1 और 6 3 2। नाइस। और ऐसा कितना बता पाओगे आप? इनफाइनाइट। तो इंटेलिजेंट, वेरी गुड। इसको मैं थोड़ा सा नीचे खींच लेता हूं क्योंकि इसका सोल्यूशन उसका सोल्यूशन मिक्स ना हो जाए। लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो। इसके कुछ सोल्यूशंस क्या रहे हैं बताओ? 6,3, और बताओ 9,6, और बताओ 12,9, क्या बात, और बताओ 15,12, और बताओ वाह 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 18,15, और बताओ। अच्छा 4,1 भी एक आंसर होगा कि नहीं होगा ये?
4,1 भी एक आंसर तो हो गए। चलो एक दो और बता दो। 5,2, 2,-1। कौशल बहुत देर से सोच के कुछ बताया है, लेकिन राइट बताया। -1, -1, -1, -1 और 2 तो -3 हो जाएगा। अच्छा मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। सुनो, ये एक इक्वेशन था, इसके कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने आपसे पूछा कि कुछ सॉल्यूशंस बताओ तो इतना बड़ा लिस्ट बता दिया आपने, और मैं भी एग्री करता हूं कि हाँ ये पूरा लिस्ट आपका राइट है, क्योंकि एक इक्वेशन का हमेशा कितना सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कितना सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बताओ? इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एंड दीज आर सम ऑफ दोज सोल्यूशंस। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए भी इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और ये उस इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस में से कुछ एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, क्या आपको इस सेट में और इस सेट में कोई कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है? 4,1, वेरी गुड। उसको एक फिर से अलग रंग से जो है वो हम हाईलाइट कर देते हैं। 4,1 बादल बना के और 4,1 गिरा। ठीक है, अब एक लाइन है जो मैं बोलूंगा, आप बस बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा। ठीक है, एक इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई मेरे से पूछे कि इसका सोल्यूशन कौन होगा, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा एक्स और वाई जो उसको सेटिस्फाई कर देगा वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर कोई मेरे से पूछे कि इसका सोल्यूशन कौन होगा, तो मैं बोलूंगा कि जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कौन होगा, तो मेरा जवाब होगा कि जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे वो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? कोई मेरे को पूछे कि ऊपर वाले का सोल्यूशन कौन होगा, तो मैं बोलूंगा देखो जितना ग्रीन कलर से लिखा है वो सारा है, और भी बहुत सारा सोच सकते हैं। नीचे वाले इक्वेशन का सोल्यूशन कौन होगा, तो जितना भी ऑरेंज से लिखा है सब है, और भी बहुत सारा सोच सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसको और इसको, अब मान के चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और बताओ कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन कौन होगा, तो उसका आंसर है कि ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू जो ऊपर वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और जो नीचे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। ये भी कोई कोई सिचुएशन में इनफाइनाइट हो सकता है, कोई कोई सिचुएशन में एक भी हो सकता है, और कोई कोई सिचुएशन में ऐसा है कि दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई वैल्यू होगा ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी आंसर नहीं मिलेगा मेरे। ठीक है, उन सारे सिचुएशंस पे अपन बात करेंगे, लेकिन पहले मेरे को आपको ये समझाना है। देखो ये अपना टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ सोल्यूशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? मीनिंग ऑफ सोल्यूशन फॉर वन सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम पढ़ना चाहते हैं मीनिंग ऑफ सोल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सोल्यूशन का मीनिंग फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा क्या होगा? ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को करे सेटिस्फाई, जो दोनों इक्वेशन को करे सेटिस्फाई। ऐसा बहुत सारा वैल्यू मिलेगा आपको जो फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करेगा, सेकंड वाले को नहीं करेगा। ऐसा भी बहुत सारा वैल्यू मिलेगा आपको जो सेकंड वाले को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट वाले को नहीं करेगा। उन आंसर्स को आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आंसर नहीं मान सकते। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आंसर आप किसको मानोगे? ऐसा एक्स और वाई जो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई करे और नीचे वाले को भी सेटिस्फाई करे। आया बात समझ? इस सिचुएशन में आई थिंक सिर्फ एक ही कॉमन आंसर मिला है हम लोग को, कौन है वो? 4,1। तो आई कैन से कि 4,1 is solution of this system of a pair of linear equation in two variable. All the green written values are solution of the above equation. All the orange written values are solution of the below equation. But 4,1 के अलावा none of them is solution of pair of linear equation in two variable. आया समझ कि नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का श्योर? आ जाओ इसको पढ़ो एक बार, पढ़ो। Any value of x and y that can satisfy both the given equation is called solution of the pair of linear equation in two variable. Exactly वही जो मैंने समझाया आपको। एक और एग्जांपल लिया हुआ, चलो सोचते हैं। x plus y equals to 7 का सॉल्यूशंस बताना है कुछ। Be fast and be loud, और थोड़ा एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना। 5,2, 7,0, 3,4 और 4,3, 6,1 और बोलो 9, सबका दिमाग खुल गया एकदम। बोलो और बोलो 8, -1 और 14, -7, -2 प्लस मतलब -2,9 सब चलेगा मेरे ख्याल में। तो ये सारा ऑरेंज वाला हो गया ऊपर वाले का सोल्यूशन। अब नीचे वाले का सोल्यूशन बताओ, उसको ग्रीन से लिख देते हैं। बोलो 2,1 तो नहीं होगा, 2, लेना है तो -1 हो जाएगा। और बताओ 4,1 चलेगा। और बताओ
5,2 चलेगा, 21, -24 भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। अच्छा स्टार्टिंग मत करो 21 कॉमा कितना लेना चाहिए फिर 18, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। और बताओ कुछ ऐसा बताओ जो दोनों में कॉमन हो। 5 का राउंड आ गया क्या? अरे छोड़ो, चलो 2-3 और बता दो बस। अब बुद्धि खुला है इसका। 6,3 अब चलेगा, देखो हो गया, सारा ऑरेंज वाला ऊपर का सोल्यूशन है, सारा ग्रीन वाला नीचे का सोल्यूशन है। लेकिन अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सोचूं तो फिर मैं इन सारे में से किसको अपना सोल्यूशन मान सकता हूं? सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो कौन? 5,2 यहां पे भी और यहां पे भी। तो अगले साइड में लिखा हुआ कि थिंक अबाउट द कॉमन सोल्यूशन, तो एक ही कॉमन सोल्यूशन होगा 5,2 एंड दिस कॉमन सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे बताओ? सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा ओके, क्लियर है पक्का यहां तक? ओके, अब अपन चलते हैं ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिखो, कॉपी में लिखो। अच्छा, ये जो सारा का सारा चीज है कि सोल्यूशन का मीनिंग क्या है ये वो, तो ये अपन लिखते नहीं है, पीडीएफ में मिल ही जाएगा आप लोग को, जो काम का चीज होगा मैं लिखा दूंगा आप लोग को, ठीक है। अगला हेडिंग लिखो आप लोग, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। एकदम ध्यान से सोच के जो मैं पूछूं उसका जवाब देना, ठीक है। हमने आज की क्लास में देखा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को यदि प्लॉट किया जाए तो ग्राफ पेपर में कैसा शेप निकल के आएगा? स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितना इक्वेशन होगा मेरे पास? तो जब दोनों को मैं सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करूंगा तो कितना स्ट्रेट लाइन आएगा मेरे पास? 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कितना स्ट्रेट लाइन आएगा बताओ? 2 स्ट्रेट लाइन आएगा। अब उस 2 स्ट्रेट लाइन में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन कैसे सोचोगे? तो उसका आइडिया ये है कि whenever you are dealing with a pair of linear equation in two variable and you are plotting both the equations, तो आपको मिलेगा 2 स्ट्रेट लाइन, और उस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जितना भी कॉमन पॉइंट होगा, उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जितना भी कॉमन पॉइंट होगा वो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन, ठीक है। मैं फिर बताता हूं, देखो हमारा अभी का हेडिंग क्या है? ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर को प्लॉट करोगे ना, किसको प्लॉट करोगे बताओ? पेयर को, तो कितना स्ट्रेट लाइन आएगा आपके पास? 2 स्ट्रेट लाइन आएगा, और उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जितना कॉमन पॉइंट होगा वो सारा कॉमन पॉइंट आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन। पहला बात तो ये, ठीक है। एक बार ये स्लाइड पढ़ो, मैं समझाऊंगा इस चीज को, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप बस थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए इस चीज को अच्छे से। हाँ पढ़िए तो एक बार देखो, let this and this be a pair of linear equation in two variable, यहां तक ओके है। Now after drawing the graph, सोचिएगा ध्यान से, after drawing the graph of both the equation we will get how many straight lines? 2 straight lines। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितना स्ट्रेट लाइन मिलेगा बताओ? 2 स्ट्रेट लाइन, और the points that are common in both the straight lines are called the solution of pair of linear equation in two variables। मैं बताता हूं, देखो थोड़ा बना के बताता हूं। मान लो कि मैं 2 स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल में कि एक ऐसा आ गया और एक लाइन मेरे पास में सपोज करो कि ऐसा आ गया। अब इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट कितना है? ऑरेंज वाले लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, ग्रीन वाले लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन दोनों के बीच में अगर मैं कॉमन पॉइंट पूछूं तो मेरे ख्याल में एक ही है। तो अगर लाइंस का ओरिएंटेशन ऐसा आता है तो आई विल से कि देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। फिर सपोज करो कि आपका लाइन से ऐसा आ जाता है कि एक लाइन ऐसा आया, दूसरा लाइन इसी पे ओवरलैप करके आ गया, ऑलमोस्ट पूरा ओवरलैप्ड ही है, लेकिन इसमें क्या कि आपको लाइन तो वैसे एक ही दिखाई देगा, हल्का हल्का ऑरेंज दिख रहा होगा पीछे से, ठीक है। तो मान लो कि दोनों लाइन ऐसा है कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, तो उस सिचुएशन में कितना पॉइंट कॉमन है इनके बीच?
आई थिंक सारा ही पॉइंट कॉमन है, और सारा ही पॉइंट अगर कॉमन है तो फिर क्या बोलेंगे, कितना पॉइंट कॉमन हो गया, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो गया। और सोल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन में कॉमन हो। तो इसमें कितना पॉइंट कॉमन हो रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो रहा है, तो कितना सोल्यूशन होगा इस सिचुएशन में, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइंस ना एक दूसरे को टच भी ना करे, इस टाइप से पैरेलल फॉर्मेट में रहे। और पैरेलल फॉर्मेट में अगर रहा तो आप पहले मेरे को ये बताओ कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन। नो पॉइंट्स आर कॉमन, लेकिन सोल्यूशन का मतलब तो होता है कॉमन पॉइंट। तो इसमें सिंस नो पॉइंट्स आर कॉमन, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, देयर आर नो सॉल्यूशन। आया बात समझ, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सोचिएगा। हाउ मेनी इक्वेशंस आर वी डीलिंग विथ व्हेन वी से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे तो हमारे हाथ में दो इक्वेशन होगा। कितना इक्वेशन होगा बताओ, दो इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और दोनों स्ट्रेट लाइन को जब सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में, उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा, उस कॉमन पॉइंट को ही हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। जब आप लाइंस को प्लॉट करोगे ना, तो लाइंस का ओवरऑल ये तीन टाइप का सिचुएशन अराइज हो सकता है। हो सकता है कि आपका दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे बस। हो सकता है कि आपका दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैपिंग हो, सारा पॉइंट्स कॉमन हो। और हो सकता है कि आपका दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो, एक भी पॉइंट कॉमन ना हो। तो यदि ये दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इस सिचुएशन में वी कैन से कि देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट, हेंस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। इसमें वी कैन से कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स, हेंस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इसमें वी कैन से कि देयर आर नो कॉमन पॉइंट्स, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन। आया बात समझ। एक बार मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, हालांकि बाद में फिर मैं चार्ट दिखा दूंगा आप लोगों को। देखना यहाँ पे इसमें कितना पॉइंट कॉमन है, फिर बताओ। वन पॉइंट कॉमन है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, वन। और इसको मैथ्स की भाषा में बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बताओ, यूनिक सोल्यूशन। इसमें कितना पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है, तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। उसमें कितना पॉइंट कॉमन है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसमें सोल्यूशन कितना हो जाएगा आपके पास, नो सोल्यूशन। अगर दोनों इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा रहा, तो इस टाइप के लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस टाइप के सिचुएशन को क्या बोला जाता है, दो वर्ड है मेरे पास में, को इंसिडेंट लाइंस। आप ये भी बोल सकते हो, और आप इसको बोल सकते हो ओवरलैपिंग लाइंस। अगर दोनों इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद में फोटो ऐसा तैयार हुआ है आपका, तो आप इस लाइन को बोल सकते हो ये तो कोइंसिडेंट बोल दो, या फिर क्या बोल दो, ओवरलैपिंग बोल दो। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा इस सिचुएशन में, इनफाइनाइट। इसमें सोल्यूशन कितना होगा, जीरो, नो सोल्यूशन। और लाइन के हिसाब से ये कैसा लाइन है, आप इसको आपको बोलना पड़ेगा पैरेलल लाइंस। क्या बोलोगे बताओ, पैरेलल लाइंस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, और थोड़ा क्लियर है कि पूरा क्लियर, पक्का, फॉर श्योर, ठीक। एक चीज और है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। ये पहले यहां तक लिखोगे क्या, लिख लो। क्या लिखे हो कॉपी में, ये बताओ। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखो। हेडिंग को ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, यहां पे पेयर वर्ड भी लगा दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब लिखो, ऑन प्लॉटिंग two linear equation in graph paper, on plotting two linear equation on graph paper, we will get two straight lines. We will get two straight lines. ठीक है, एक बार इसको पढ़ के सोचो, जो मैंने लिखा है ठीक लिखा है, ऐसा होगा। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखूं, द पॉइंट्स
that are common, the points that are common in these two lines, the points that are common in these two lines is called solution of pair of linear equation, is called solution of pair of linear equation in two variables, is called solution of pair of linear equation in two variables. ठीक है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लो और देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर है, फिर पूछ लेता हूं, दो इक्वेशन को प्लॉट करने पे कितना लाइन आएगा? दो लाइन आएगा। उन दोनों लाइन के बीच में जितना कॉमन पॉइंट होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। और ओवरऑल कितने टाइप का सिचुएशन अराइज हो सकता है? तीन टाइप का सिचुएशन अराइज हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी द टू लाइंस विल हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। दूसरा पॉसिबिलिटी कि द लाइंस विल बी ओवरलैपिंग ऑन वन अनदर एंड इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। एंड तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि द लाइंस आर पैरेलल लाइंस एंड दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। फाइन, इस सिचुएशन को हम दो नाम से पुकारते हैं। जैसे होता है ना, किसी किसी का मतलब कि बाहर का नाम है अक्षय, घर का नाम है चुन्नू। ठीक है, नहीं अभी वो सब वर्ड को तो अभी रुको, थोड़ी देर के बाद। फिलहाल के लिए दो नाम है इनका। अगर एक पॉइंट कॉमन है तो यूनिक सोल्यूशन बोलो, और लाइंस के ओरिएंटेशन के हिसाब से इसको क्या पुकार सकते हैं हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलो, और लाइंस के ओरिएंटेशन, लाइंस के पोजीशन के हिसाब से क्या बोल सकते हैं आप इसको? कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। और अगर मान लो कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो नो सोल्यूशन, और लाइन के हिसाब से कैसा लाइन बोल सकते हैं इसको? पैरेलल लाइंस। क्लियर है, आगे लिखो। There can be three types of situation। हाँ, इसी में कंटिन्यू करना। There can be three types of situation। नीचे लिखो नंबर वन, ये वाला फोटो बनाओ और ये दोनों वर्ड लिख लो। फोटो रफली बना लेना, एकदम पेंसिल स्केल नहीं चाहिए, बस फटाफट बना लो। हाँ, छोटा बनाने से भी होगा, बस देख के खुद को समझ में आना चाहिए, भविष्य में याद रहना चाहिए। नंबर वन में ये फोटो बनाना है, इसके नीचे दोनों नाम लिखना है, यूनिक सोल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दो नंबर पे ये फोटो और ये दोनों, ये तीनों वर्ड। ठीक है, और 3 नंबर पे ये लास्ट वाला फोटो और वो दोनों वर्ड। डन। चलो ठीक है, एक बार देखो मेरी तरफ फिर से। क्लियर है यहां तक सब कुछ? एक बार मैं स्टोरी को और बोलता हूं, आप लोग को दिमाग में बिठाने का ट्राई करना। सबसे पहले हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इक्वेशन कितना होगा आपके हाथ में? थोड़ा जोर से और फास्ट। इक्वेशन कितना होगा हाथ में? दो इक्वेशन का जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो कितना स्ट्रेट लाइन मिलेगा? दो। सोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जितना कॉमन पॉइंट होगा वो सारा का सारा सोल्यूशन कहलाएगा। और दो लाइन को प्लॉट करने के बाद में कितने टाइप का सिचुएशन अराइज हो सकता है? 3। पहला कि एक ही पॉइंट कॉमन था, दूसरा कि इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन था, और तीसरा कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं था। अगर सिर्फ एक पॉइंट कॉमन था तो इस सिचुएशन का दो नाम हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हो या इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हो। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है तो 3 नाम से बुला सकते हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन और ओवरलैपिंग लाइन। और अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो फिर 2 नाम से बुला सकते हो, नो सोल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस। कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलें आगे। ओके, अब आप ध्यान से सुनना। हाँ, नहीं, उसी पे आ रहा हूं मैं नेक्स्ट। ठीक है, अब एक बात है कि मान लो मेरे पास में रैंडमली दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब सही में ये एक सवाल मन में उठता है हमारे कि क्या इसका कितना सोल्यूशन आएगा, ये पता करने के लिए हमेशा हमको ये ड्रामा करना पड़ेगा कि बार बार मैं इसको भी प्लॉट करूंगा, इसको भी प्लॉट करूंगा, फिर पता चलेगा मुझे कि एक आंसर आया, कि इनफाइनाइट आंसर आया, कि एक भी आंसर नहीं आया।
तो आंसर इज नो, इतना मेहनत नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको तीन चीज कैलकुलेट करना है, तीन रेशियो कैलकुलेट करना है आपको एक कैलकुलेट करना है A1/A2 यानी कि x का रेशियो, ठीक है। एक आपको कैलकुलेट करना है B1/B2, ठीक है, यानी कि y का रेशियो, मतलब y के कोफिशिएंट का रेशियो, y को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और लास्ट आपको कैलकुलेट करना है C1/C2 यानी कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ठीक है, C1/C2। क्लियर है। अब इन तीनों के बीच में तीन प्रकार का सिचुएशन आपको फिर से मिल सकता है। एक आपको मिल सकता है, देखो कि A1/A2 का रेशियो और B1/B2 का रेशियो एक दूसरे से इक्वल नहीं आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा। अगर ऐसा हुआ तो यू विल से कि ये जो लाइंस है ना, दे विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सुनते जाना ध्यान से, ठीक है। अगर इन रेशियोज के बीच में आपको ये दिखा कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू C1/C2, तीनों इक्वल हो गए, तो यू विल से कि दे विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। और लास्ट एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू तो सेम टू सेम दिखाई देगा, लेकिन इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम C1/C2। ये सिचुएशन होगा आपके पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। क्लियर है। अब मैं स्टोरी को एक बार फिर बोलूंगा आपकी। हम किसका बात कर रहे हैं बताओ? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब मैं बोलूंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू हैव? टू। व्हेन यू विल प्लॉट बोथ द इक्वेशंस, तो हाउ मेनी ग्राफ्स विल यू गेट? टू। और टू ग्राफ मतलब टू स्ट्रेट लाइन यू विल गेट। जब वो मतलब हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स विल यू गेट? इसका आंसर टू। अब वो दोनों स्ट्रेट लाइन जो आपको मिलेगा उसका ओरिएंटेशन ये 3 2 हो सकता है। अगर सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हुआ तो यूनिक सोल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर ओवरलैपिंग लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। कुछ भी कॉमन नहीं है तो नो सोल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या मेरे को बार बार इसको प्लॉट कर करके चेक करना पड़ेगा? तो आंसर इज नो। आपको बार बार प्लॉट करके नहीं चेक करना है ये चीज। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने इक्वेशंस को देखिए अच्छे से, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालिए, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालिए और कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालिए। अगर इन रेशियोज में ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है तो यू विल से कि यार ये पहला सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर यूनिक सोल्यूशन। अगर इनके बीच में ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि ऑल द थ्री रेशियोज आर कमिंग आउट टू बी सेम और इक्वल, देन यू विल से कि सेकंड वाला सिचुएशन हो रहा है। और अगर इन रेशियोज के बीच में ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड रेशियो दे आर सेम बट थर्ड रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम देम, देन यू विल से कि ये थर्ड वाला हो रहा है, पैरेलल लाइन से फिर नो सोल्यूशन वाला हो। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। एक और वर्ड है जो इन लोगों से एसोसिएटेड होता है, वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पास सोल्यूशन आया ना, चाहे एक चाहे इनफाइनाइट, देन इट इज कंसिस्टेंट। और अगर आपके पास में सोल्यूशन नहीं आया देन इट इज इनकंसिस्टेंट। सोल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट, नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। तो पहले वाले को क्या बोलोगे बताओ? कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन आया तो है ना, एक ही आया तो क्या हो गया? आया तो है ही, तो ये चला जाएगा कंसिस्टेंट की कैटेगरी में। सेकेंड वाला ये भी कंसिस्टेंट, क्योंकि बहुत सारा आया है लेकिन आया तो है ही, ठीक है। और लास्ट वाला ये चला जाएगा इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। और सेकेंड वाले कैटेगरी का एक और लेटर या एक और वर्ड है जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो वर्ड है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। अब इसको क्यों बोला जाता है कि उस पर बहस करके कोई फायदा नहीं है, बस आप ये वर्ड याद रखना कि ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस या फिर क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले को आप कंसिस्टेंट भी बोलोगे और आप क्या बोलोगे साथ में? डिपेंडेंट। इसको सिर्फ कंसिस्टेंट बोलोगे और जिसमें सोल्यूशन आएगा ही नहीं उसको क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट बोलोगे। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अब ध्यान से देखो एक बार। तो ये तो मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, जो ये वाला फोटो है कि 3 सिचुएशन आ सकता है अपने पास में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट, देखो ये भी मैं समझा चुका हूं आपको अभी अभी, ठीक है। कि अगर आपके पास में इक्वेशन होगा ये वाला और ये वाला, जिसमें कंडीशन फॉलो होगा ये वाला, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलो या फिर क्या बोल सकते हो? यूनिक सोल्यूशन। और इसको क्या बोलोगे बताओ? कंसिस्टेंट। फिर अगर आपके पास में रेशियो में कंडीशन आया ये वाला कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो ग्राफ में आपको कैसा दिखेगा? वो ओवरलैपिंग लाइंस। और सोल्यूशन के हिसाब से कितना सोल्यूशन?
इनफाइनाइट सोल्यूशन। कंक्लूजन के हिसाब से क्या बोल सकते हो, कंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट। और अगर रेशियोज के बीच में ये रिलेशनशिप है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम c1/c2, तो ग्राफ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। यहां के हिसाब से क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। और कंक्लूजन में क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का। तो एक हेडिंग लगाओ, हेडिंग में लगाओ आप इंपॉर्टेंट टेबल बोल दो बस, इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट टेबल। इसके फर्स्ट कॉलम के ऊपर लिखो आप कंडीशन, इंपॉर्टेंट टेबल। फर्स्ट कॉलम के ऊपर लिखो कंडीशन, सेकेंड कॉलम के ऊपर लिखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सेकेंड कॉलम के ऊपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, थर्ड कॉलम के ऊपर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, सेकेंड कॉलम के ऊपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, थर्ड कॉलम के ऊपर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, और लास्ट कॉलम के ऊपर में कंक्लूजन बोल दो आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मत लिखो, आप कंक्लूजन बोल दो, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। अब कंडीशन में आप सबसे पहले लिखूं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन वाले कॉलम में सबसे पहला एंट्री होगा आपका a1/a2, यहां से देख सकते हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट कॉलम के ऊपर आप लिख दो कंक्लूजन। तो हम एक्चुअली में जो पहला दो नॉन इक्वल होगा उसके हिसाब से कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है। पहला और दूसरा भी तो नॉन इक्वल ही रहेगा। अच्छा कंटिन्यू करो। पहले में लिखो आप नंबर 1 में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड कॉलम के नीचे लिखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, थर्ड कॉलम के नीचे यूनिक सोल्यूशन, और फोर्थ कॉलम में इसके लिए लिखेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया कंडीशन आपका, ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहां लिखोगे यूनिक सोल्यूशन और लास्ट वाले में लिखोगे कंसिस्टेंट। क्लियर। चलें आगे। 2 नंबर पे आप ये वाला लिखो, ये थोड़ा प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो गया। 2 नंबर पे आप ये थर्ड वाला लिखो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप 2 वर्ड लिखना, ओवरलैपिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। थर्ड कॉलम में लिखो इनफाइनाइट सोल्यूशन और कंक्लूजन में लिखो कंसिस्टेंट, और एक और वर्ड ऐड करेंगे यहां पे, क्या रहेगा वो, डिपेंडेंट, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। 2 नंबर पे आपको लिखना है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। सेकेंड कॉलम में आप लिखेंगे ओवरलैपिंग लाइंस एज वेल एज कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, और लास्ट कॉलम में आप लिखेंगे कंसिस्टेंट कॉमा डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट कॉमा डिपेंडेंट। और 3 नंबर पे इसको लिखो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। फिर सेकेंड कॉलम में लिखेंगे पैरेलल लाइंस, थर्ड कॉलम में नो सोल्यूशन, और कंक्लूजन वाले कॉलम में, फोर्थ कॉलम में इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का। एक बार और स्टोरी को रिपीट करूं कि हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज यहां रुक जाएंगे फिर।